हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 9 जीएसटी एक्ट का, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास 5 सबसेक्शंस आते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हमने सबसे पहले सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 को समझना है, जो कि एक बेसिक सेक्शन है, जो कि हमें बताता है कि किस तरीके से हम जो टैक्स होता है वो लेवी करते हैं एज पर सीजीएसटी एक्ट। सेम चीज़ हमें एसजीएसटी एक्ट में भी देखने को मिल जाती है। अब देखो, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, जो कि एक जनरल हमें टैक्स को लेवी करने की बात करता है। तो ये बोलता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2। तो भाई सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस को आप ध्यान रखना, जिसने हमें ये बोला हुआ है कि जो टैक्स होता है ना, जो टैक्स होता है किसके ऊपर, पेट्रोलियम या इस तरीके की जितनी चीज़ें हैं, इनके ऊपर ना आप जीएसटी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं करोगे, उनके ऊपर एसजीएसटी सीजीएसटी ये चार्ज नहीं करोगे। उनको यहाँ पे हमने अलग से हटा रखा है, एग्जाम कर रखा है कि इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगा टैक्स। इसके अलावा ये बोलता है कि इनके अलावा आपको टैक्स कैसे अप्लाई करना है सबसेक्शन 2 के अलावा, ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनके अलावा। तो ये बोलता है कि देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड सीजीएसटी, कि भाई हम एक टैक्स लगाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, सीजीएसटी बोलेंगे। ये सभी इंट्रा स्टेट सप्लाई पे एप्लीकेबल होगा। इंट्रा स्टेट यानी कि जो विद इन स्टेट सप्लाई हो रही है, एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर यानी कि अगर आप यूपी से एमपी में सप्लाई कर रहे हो तो ये क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप विद इन उत्तर प्रदेश सप्लाई कर रहे हो तो ये क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो आपका सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे एप्लीकेबल होता है, इंट्रा स्टेट पे, और आईजीएसटी जो होता है वो इंटर स्टेट पे। तो वो तो बेसिक्स है, वो हमने पढ़े ही हुए हैं। यहाँ पे हम सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हम एक टैक्स अप्लाई करेंगे जिसको हम सीजीएसटी बोलेंगे। सेम चीज़ आपको एसजीएसटी एक्ट में भी मिल जाएगी, तो उसको आप सेम सेम करके पढ़ सकते हो साथ साथ। तो ये सभी इंट्रा स्टेट सप्लाई पे एप्लीकेबल रहेगा। सभी गुड्स और सर्विसेज और दोनों के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, कि अगर आपने किसी को गुड्स सप्लाई की हैं, सर्विस सप्लाई की हैं, दोनों चीज़ें सप्लाई की हैं, सबके ऊपर जीएसटी जो आपका लगेगा, सीजीएसटी। किसको छोड़ के, अगर आप अल्कोहलिक लिकर सप्लाई कर रहे हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो उसको यहाँ पे क्या कर रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है, यानी कि उसको एग्जाम कर रखा है कि इसके ऊपर आप अप्लाई मत करना। यानी कि दो चीजें आपको छूट मिल गई, एक तो सबसेक्शन 2 जहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, और दूसरा सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में ही बता दिया इन्होंने, अल्कोहलिक लिकर जो होती है ह्यूमन कंजम्पशन की, उसके ऊपर आप अप्लाई मत करना। अब आपको टैक्स किस वैल्यू के ऊपर लगाना है, तो वो वैल्यू आपको सेक्शन 15 के हिसाब से डिटरमाइन करनी पड़ेगी, जो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि किस हिसाब से कौन सी वैल्यू होती है, कि किस किस चीज़ को ऐड ऑन करते हैं टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए, कि कितने अमाउंट के ऊपर हमें ये जो 18% 15% जो भी टैक्स लगाते हैं वो कितने अमाउंट के ऊपर लगाते हैं। तो सेक्शन 15 के हिसाब से हम वो कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको एक टैक्स लेवी करना है जिसको आप सीजीएसटी बोलोगे, सभी इंटरस्टेट सप्लाई पे होगा, सभी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर होगा। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को छोड़ के, किस वैल्यू के ऊपर लगेगा वो सेक्शन 15 के हिसाब से डिटरमाइन होगी। और ये जो टैक्स का रेट होगा 20% से एक्सीड नहीं होगा, यानी कि सीजीएसटी जो है वो 20% से एक्सीड नहीं होगा। इसी तरीके से एसजीएसटी का भी होता है, 20% से एक्सीड नहीं होगा। तो मैक्सिमम जो टैक्स है आपका 40% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड इसके बाद जो इसके अलावा अगर गवर्नमेंट जो है कुछ नोटिफाई करती है अपनी रिकमेंडेशंस के थ्रू, जो काउंसिल उनको रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को, उसके हिसाब से अगर गवर्नमेंट कुछ नोटिफाई करती है कि टैक्स किस हिसाब से कलेक्ट होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको टैक्स को पे करना है। जैसे हमें जो डेट्स वगैरह दे रखी हैं या किस किस दिन पे आपको कैसे कैसे टैक्स पे करना है, तो वो आपको फॉलो करना पड़ता है। वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर भी बता रखा है हमें। तो ये चीज़ हमें सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में बता रखी है। बहुत सिंपल सा सेक्शन है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, जो कि हमें लेवी ऑफ टैक्स के बारे में बताता है कि आप सीजीएसटी एक अप्लाई करोगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे अप्लाई करोगे, सभी गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर करोगे, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे नहीं करोगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं करोगे। वैल्यू कौन सी होगी जिसके ऊपर आप टैक्स अप्लाई करोगे, सेक्शन 15 के हिसाब से डिटरमाइन होगा। मैक्सिमम टैक्स कितना लगा सकते हो, सीजीएसटी 20% लगा सकते हो, और किस हिसाब से पे होगा वो गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगी। देन ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 के अंदर बता रखा है कि किस किस के ऊपर आप अप्लाई नहीं करोगे, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रखे हैं। जैसे कि आपके पेट्रोलियम क्रूड हो गया, ये आपको ना आइटम्स याद कर लेने हैं, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं नॉर्मली, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये 5 चीज़ें यहाँ पे दी गई है जिनके ऊपर आपको अप्लाई नहीं करना है जीएसटी। और ये अगर अप्लाई करना है तो फिर गवर्नमेंट उसके लिए नोटिफाई करेगी कि किस दिन से आपको ये करना है। जैसे गवर्नमेंट अगर आज की डेट बोल दे या बोल दे कि 2 महीने बाद से एप्लीकेबल होगा, तो फिर उस दिन से इनके ऊपर भी अप्लाई होने लग जाएगा। अदरवाइज इन पे अप्लाई नहीं होता है एट प्रेजेंट। तो अल्कोहलिक लिकर जो है ह्यूमन कंजम्पशन की, वो भी करंटली जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। और साथ ही साथ जो पेट्रोलियम आपका क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पिरिट है, नेचुरल गैस है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, इसको भी हमने जीएसटी के एम्बिट से बाहर रखा हुआ है। लेकिन जिस दिन जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी कि इन चीज़ों को आप किसके अंदर ले आओ, जीएसटी के परव्यू में ले आओ, तो फिर गवर्नमेंट उस दिन से नोटिफाई करके जो भी डेट गवर्नमेंट रखेगी उस दिन से इनको
जीएसटी के परव्यू में ला सकती है, उनके ऊपर जो वैट एप्लीकेबल होता है या स्टेट एक्साइज एप्लीकेबल होता है वो हट जाएगा एंड देन इनके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 आपका कंप्लीट होता है। देन आता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, ये क्या बोलता है, रिवर्स चार्ज और नोटिफाइड सर्विसेज। अब ना इसने ना सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर बता रखा है कि गवर्नमेंट ना कुछ ऐसी सर्विसेज बता देगी जिनके ऊपर आपका जीएसटी लगेगा, तो वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके बता रखा है कि ये चीज़ें जो है ना, अगर ये चीज़ें अगर कोई सर्विसेज किसी को दे रहा है या ये गुड्स कोई किसी को दे रहा है तो ये रिवर्स चार्ज बेसिस पे एप्लीकेबल होंगे। रिवर्स चार्ज मतलब क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जो गुड्स को सप्लाई कर रहा होता है, यानी जो सप्लायर होता है, अगर ए बी को कोई गुड्स दे रहा है तो टैक्स कौन चार्ज करता है, ए करता है। लेकिन रिवर्स चार्ज में क्या होता है, ए टैक्स नहीं करेगा चार्ज, कौन करेगा, बी को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को टैक्स। तो ये क्या होता है, रिवर्स चार्ज होता है। तो ऐसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हमें गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं जिनके ऊपर जो टैक्स होता है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे करना होता है। तो उनको हम देख लेते हैं एंड देन फिर हम सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के ऊपर आएंगे, जिसको सब्सटीट्यूट 2019 से सब्सटीट्यूट कर दिया गया था। अभी इसको समझेंगे। पहले एक बार रिवर्स चार्ज का मीनिंग एक बार यहाँ पे भी इसने समझा रखा है, उसको भी देख लेते हैं। इट मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्सेस ऑन द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। जैसा मैंने आपको समझाया कि एक होता है जो सप्लाई कर रहा है और एक जो है रिसीव कर रहा है सप्लाई को। तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज में क्या होता है, लायबिलिटी किसके ऊपर आ जाती है टैक्स पे करने की, जो उसको रिसीव कर रहा होता है गुड्स या सर्विसेज को, इंस्टेड ऑफ द सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली थी, नोटिफिकेशन नंबर 10 ऑफ 2017। किसके रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग कि ये सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना होगा। और नोटिफिकेशन नंबर 4 निकाली थी 2017 की, जिसके अंदर बताया था कौन कौन से गुड्स के ऊपर रिवर्स चार्ज बेसिस पे आपको टैक्स पे करना होगा। अब सारी तो याद नहीं होती, लेकिन गुड्स की और सर्विसेज की आप एक बार अगर रीड कर लोगे तो आपको याद रहेगा अगर आपसे पूछा जाता है। जैसे कैश्यू नट्स जो है उनके लिए बोला गया कि अगर जो यहाँ पे सप्लायर है, यानी कि सप्लायर कौन होता है, एग्रीकल्चरिस्ट होता है, और रिसिपिएंट कौन है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है। तो ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है ना, इसको यहाँ पे टैक्स पे करने की जरूरत है, ना कि इसको। अदरवाइज देखा जाए तो एग्रीकल्चरिस्ट को करने चाहिए थे क्योंकि ये सप्लायर था, जनरली सप्लायर को करने होते हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 4 से 2017 की ये बोल दिया कि इन इन चीज़ों के ऊपर जो रिसिपिएंट है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे। तो ये चीज़ें बता रखी, जैसे कैश्यू नट्स हो गए आपके, इसी तरीके से बीड़ी रैपर लीव्स हो गई, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन जो उसको रिसीव कर रहा है। टबैको लीव्स हो गई, रजिस्टर्ड पर्सन करेगा। सिल्क यार्न हो गया, अगर कोई भी पर्सन मैन्युफैक्चरर रील का, तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर उससे खरीद रहा है। रॉ कॉटन हो गई, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन खरीद रहा है। लॉटरी सप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सेलिंग एजेंट है, उसको यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो ये कुछ चीज़ें बताई हैं गुड्स जो जहाँ पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से यूज व्हीकल्स हैं, जैसे सेकेंड हैंड व्हीकल्स होते हैं ना, ये कॉन्फिस्केटेड गुड्स होते हैं। तो इस तरीके की जो सेकेंड हैंड चीज़ें होती है, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बेच रही है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो इस रजिस्टर्ड पर्सन को उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट है, तो ये कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है तो यहाँ पे जो रिसिपिएंट है उसको रिवर्स चार्ज बेसिस पे करना पड़ेगा। तो ये 7 गुड्स बता रखे हैं जहाँ पे जो रिसिपिएंट होता है उसको टैक्स पे करना पड़ता है, ना कि जो सप्लायर होता है उसको टैक्स पे करना पड़ता है। और ये कुछ सर्विसेज हैं, काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो कि ऐसे बता रखी हैं। तो ये सर्विसेज आप एक बार रीड कर लेना, हम हल्की सी देख लेते हैं, देन आपको समझ आ जाएगा, फिर आप इनको याद कर सकते हो। तो अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है किसके द्वारा, कोई ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, जैसे इंडिया से बाहर बैठा है और कोई व्यक्ति इंडिया में बैठा है, तो वहाँ से अगर इंडिया में कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे जो इंडिया में व्यक्ति बैठा है ना, उसको उस सर्विस के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि उसके लिए पैसे किसने लिए होंगे, जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में बैठा हुआ व्यक्ति उसने लिए होंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। इसी तरीके से गुड ट्रांसपोर्ट एजेंट, इसके लिए अब एक अलग से भी आता है कि गुड ट्रांसपोर्ट एजेंट का ना हम स्पेसिफिकली भी पढ़ेंगे, जहाँ पे अभी इनको दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि इनको रिवर्स चार्ज बेसिस पे करना है या सिंपल करना है। तो उसके लिए एक अलग से जीटीए वाला जो टॉपिक है वो पढ़ लेंगे। देन इसी तरीके से अगर कोई एडवोकेट किसी को सर्विस प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे जो बिजनेस एंटिटी जिसको सर्विस प्रोवाइड की गई है उसको रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ता है, एडवोकेट टैक्स पे नहीं करता। देन सर्विसेज जो होती हैं सप्लाई की जाती हैं किसी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को यहाँ पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती, जिस बिजनेस एंटिटी ने ये सर्विसेज ली हैं उसको टैक्स पे करना है। इसी तरीके से कोई स्पॉन्सरशिप ली है आपने, तो किसी भी व्यक्ति ने अगर स्पॉन्सरशिप आपको दी है जिस भी बॉडी कॉर्पोरेट को, पार्टनरशिप फर्म को, तो उसको ये टैक्स पे करने की जरूरत होती है। देन अगर कोई भी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई की जा रही है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे जिसको सप्लाई की गई है जिस बिजनेस एंटिटी को, उसको पे करना होगा। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया कि किस किस सिचुएशन के अंदर जो कौन कौन सी सर्विसेज ऐसे दे रखी हैं जहाँ पे जो टैक्स होता है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के ऊपर आते हैं।
इसने हमें बता रखा है रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब देखो जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 था ना, उसने क्या बोला था, रिवर्स चार्ज ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। यहाँ पे क्या है ना कि गवर्नमेंट ने ना कुछ सर्विसेज और गुड्स ना नोटिफाई कर दिए थे कि इन इन चीज़ों को अगर सप्लाई किया जाएगा ना, तो कोई भी अगर उनको सप्लाई कर रहा होगा तो वहाँ पे ना जो रिसिपिएंट है उसको ही रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने चीज़ें बता दी थी। अब यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि ना सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के अंदर क्या बोलती है कि रिवर्स चार्ज बेसिस पे कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लायर्स के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स लेते हो। क्योंकि पहले क्या होता था, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स लेते थे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 9 सब सेक्शन 9 को सब सेक्शन 4 को एक्टिव कर दिया। पहले ये एक्टिव नहीं था, फिर इसको एक्टिव कर दिया क्योंकि मिसयूज हो रहा था। तो लोगों ने फिर मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से बता दिए कि इस जगह पे अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप गुड्स लेते भी हो तो भी आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट है, जब काउंसिल ने रिकमेंड किया नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हु शेल, तो ये यहाँ पे क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बताया जिनको क्या करना पड़ेगा। अगर ये स्पेसिफाइड कैटेगरी के गुड्स या सर्विसेज लेते हैं किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज बेसिस पे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि ये जो अबव नोटेड प्रोविजंस था ना, इसको अब सब्स्टिट्यूट किया गया। ये जो बात बोली गई थी ना, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया 1/2/2018 से सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 को सब्स्टिट्यूट किया गया और नया सब्स्टिट्यूटेड प्रोविजन डाला गया नोटिफिकेशन नंबर 7 2019 के थ्रू। ठीक है। इसके अंदर क्या बोला गया, इसमें ना गवर्नमेंट ने क्या किया, इशूड बाय द गवर्नमेंट टू प्रेस्क्राइब पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज बाय द प्रमोटर्स ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ना स्पेसिफिकली बोला गया कि जो भी रियल एस्टेट यानी कि जो आपके प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनती है, जो इसके प्रमोटर है यानी जो उसको बना रहे हैं बेसिकली, उनके लिए यहाँ पे बोल दिया कि जो भी प्रमोटर्स हैं रियल एस्टेट के, अगर वो कोई मटेरियल, सीमेंट, कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो वहाँ पे उनको रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना आपको ना जो नोटिफिकेशन इससे पहले आई थी 2017 की, उसको भी साथ में पढ़ना जरूरी है। जो नोटिफिकेशन 11 थी 2017 की, तो उसको साथ में पढ़ते हैं। और ये जो हमने 3 चीज़ें इसने बोली है ना अपनी नोटिफिकेशन नंबर 7 ऑफ 2019 की, इसको भी देख लेते हैं। तो देखो ये नीचे इसने दे रखा है, ये सर्विसेज आ गई आपकी। कितनी सर्विसेज थी जो 9 सब सेक्शन 3 के हिसाब से 18 सर्विसेज है। अब देखो ये आपकी नोटिफिकेशन नंबर 7 2019 है, जिसके अंदर ये 3 चीज़ें बता रखी हैं। वही आपकी जो अगर प्रमोटर को कोई सप्लाई होता है, कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई होते हैं, किसके प्रमोटर को, जो रियल एस्टेट के प्रमोटर को। इसी तरीके से कोई सीमेंट होता है और कोई कैपिटल गुड्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होगी। और ये एक नोटिफिकेशन नंबर 11 आती है 2017 की, जो इंपॉर्टेंट है। अब देखो नोटिफिकेशन नंबर 11 2017 की ने क्या बोल दिया था कि आपको ना एक मिनिमम थ्रेशहोल्ड लिमिट दे दी कि आपको इतना जो सामान है ना, इतना जो सामान है वो एटलीस्ट आपको एक रजिस्टर्ड पर्सन से लेना है। ठीक है। तो यानी कि इसने बोला कि जो नोटिफिकेशन नंबर 11 है 2017 की, उसने बोला कि आपको 80% जो है ना आपकी जो भी इनपुट सर्विसेज या इनपुट लग रहा है आपका, वो आपको किससे लेना है, रजिस्टर्ड पर्सन से लेना है। क्योंकि अगर आप अपना 100% ले रहे थे तो पहले तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही थी। अब बोल दिया कि आपको मिनिमम 80% लेना है और साथ ही साथ आप मैक्सिमम 20% तक जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले सकते हो या स्मॉल सप्लायर से ले सकते हो, छोटे छोटे सप्लायर से ले सकते हो। अब इस 80% की कैलकुलेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे कि आप ये 80% अपना कैलकुलेट कर सको। तो गवर्नमेंट ने बोला मैं चीज़ें बता देता हूँ कि इन इन चीज़ों को आप इंक्लूड मत करना 80% में, इसके अलावा आप सब चीज़ों को इंक्लूड कर लेना। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या बोला कि अगर आपने कोई इनपुट लिया है, मतलब कोई सर्विसेज ली है, कौन सी डेवलपमेंट राइट्स आपने खरीदे हैं, तो इसको आप 80% की वैल्यू में मत इंक्लूड करना। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड अगर आपने खरीदी है, लीज एक तरीके से खरीदी है, लीज की पेमेंट करके आपको खरीदनी पड़ती है ना, तो अपफ्रंट पेमेंट होती है या प्रीमियम जो भी है, आपने जिस भी तरीके से उसको खरीदी है, तो उसको आप 80% में मत इंक्लूड करना। FSI जो होता है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स होता है, उसको इंक्लूड मत करना। इसी तरीके से आप बिजली खरीद रहे हो, हाई स्पीड डीजल खरीद रहे हो, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें अगर खरीद रहे हो तो इनको 80% में इंक्लूड मत करना। इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ खरीद रहे हो ना, तो उसको 80% की कैलकुलेशन के इंक्लूड करना। और आपकी एटलीस्ट 80% जो परचेज है यानी इनपुट है या इनपुट सर्विसेज है, वो एक रजिस्टर्ड पर्सन से आनी चाहिए। यूज इन सप्लाइंग और सर्विस शैल बी रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर ओनली। तो ये चीज़ बोल दिया, 80% आप इन्हीं से लोगे। अब बोलते हैं कि अगर आपने 80% इनसे नहीं लिया, जैसे मान लो आपको 80% बोला था और 20% स्मॉल सप्लायर से बोला था, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन से बोला था, आपने क्या किया 25% जो है अनरजिस्टर्ड से ले लिया। तो इसने बोला जो बाकी 5% है इसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे, मतलब 18% के रेट पे आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यही चीज़ इसने बोली है, वेयर वैल्यू ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विस रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर
फॉल शॉर्ट ऑफ द सेट थ्रेशोल्ड 80%, कि आप 80% से नीचे आ गए, मतलब कि आप सिर्फ 75%, 70% ऐसे आपने खरीदा, टैक्स शैल बी पेड बाय द प्रमोटर ऑन द वैल्यू ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज कंप्राइजिंग ऑफ सच शॉर्टफॉल। तो जितना शॉर्टफॉल है, जैसे 5% का, 10% का, जितना भी आपने 80 से नीचे का खरीदा है, उसके ऊपर जो ये जो जिसने रिसीव किया है, जो प्रमोटर है जिसने इन गुड्स या सर्विसेज को रिसीव किया है, इस इनपुट या इनपुट सर्विसेज को, उसके ऊपर प्रमोटर को 18% के रेट से रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बोलता है भाई शॉर्टफॉल मत करो, अदरवाइज 18% के रेट से मुझे टैक्स पे करना पड़ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ ये बोल दिया कि ये जो 80% की लिमिट है ना, इसमें आप सीमेंट को भी इंक्लूड मत करना, क्योंकि सीमेंट पे तो हमेशा ही रिवर्स चार्ज लगता है, तो सीमेंट से कोई मतलब नहीं है हमें। तो 80% में आपकी ये सारी चीज़ें और सीमेंट भी जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। इसके अलावा 80% की कैलकुलेशन में जो भी आप इनपुट या इनपुट सर्विसेज ले रहे हो वो इंक्लूड की जाएंगी, और अगर आपकी शॉर्टफॉल होती है 80% से, तो फिर वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर, उस पर्टिकुलर परसेंट के ऊपर आपको 18% के रेट से रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। अब देखो ये 3 चीज़ें बता रखी हैं इसने जो 2019 के अंदर एड ऑन की नोटिफिकेशन नंबर 7 से। सबसे पहले इसने बोला कि अगर कोई भी आप गुड्स या सर्विसेज लेते हो, कौन लेता है? प्रमोटर लेता है। किस चीज़ का प्रमोटर लेता है? रियल एस्टेट का प्रमोटर लेता है। तो वहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स चार्ज बेसिस पे जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से जितना भी आप सीमेंट ले लो, सीमेंट तो आप जो किसी से भी लोगे तो भी आपको हमेशा ही रिवर्स चार्ज बेसिस पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने जो 2017 की नोटिफिकेशन थी वहाँ पे भी देखी। इसी तरीके से अगर आपके कैपिटल गुड्स हैं कोई भी, अगर आप कोई भी कैपिटल गुड्स ले रहे हो तो वहाँ पे भी हमेशा आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे लेना पड़ेगा। तो क्या हो गया कि अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज ले रहे हो, 80% वाली लिमिट एप्लीकेबल रहेगी, वहाँ पे हमेशा आपको क्या करना है? रिवर्स चार्ज बेसिस पे देना है। सीमेंट खरीद रहे हो, रिवर्स चार्ज बेसिस पे लेना है। कैपिटल गुड्स ले रहे हो, रिवर्स चार्ज बेसिस पे लेना है। इसके अलावा अगर आप कंपोजिशन सप्लाई भी देखोगे ना, अगर आप कंपोजिट सप्लायर से ले रहे हो तो वहाँ पे भी आपका रिवर्स चार्ज ही एप्लीकेबल रहता है। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 बेसिकली देखा जाए तो रियल एस्टेट वालों के लिए एड ऑन किया गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। अगर कोई डाउट रहता तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। और अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा तो मैं आपको अलग से सेपरेटली भी सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 समझा दूंगा। आई होप आपको समझ आया हो, इतना मुश्किल नहीं है। एक बार आप इसको रीड कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर आता है टैक्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं इनके लिए भी स्पेसिफिकली टैक्स बता दिया, रिवर्स चार्ज बेसिस पे इनको भी पे करना होता है। तो 3 लोगों को यहाँ पे रिवर्स चार्ज बेसिस पे बता दिया। एक तो इन्होंने सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर बता दिया, ठीक है, जो नोटिफाइड है कि भाई इन गुड्स के ऊपर, इन सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट ने बता दिया कि आपको रिवर्स चार्ज पे देना है। देन सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए बता दिया कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदोगे तो आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे देना है। और पर्टिकुलरली रियल एस्टेट के लिए 2019 से इसको सब्सिट्यूट कर दिया, इसके प्रोविजंस को, जो जहाँ पे रियल एस्टेट वालों के लिए अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हो, कितना अमाउंट आप अनरजिस्टर्ड से ले सकते हो, कितना नहीं ले सकते, तो वहाँ पे आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। देन आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ पे भी आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स होंगे उनको रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जो है रिकमेंडेशन पे काउंसिल की नोटिफाई कर सकती है कि स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज द टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट, ये देखो इंट्रा स्टेट की बात हो रही है क्योंकि हम CGST एक्ट पढ़ रहे हैं, SGST एक्ट पढ़ेंगे वहाँ पे भी इंट्रा स्टेट ही होगा। ऑन विच सप्लाई शेल बी पेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो गवर्नमेंट बता सकती है कि किन पर्टिकुलर सप्लाई पे अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनको रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बता रखा है प्रोवाइडेड डेट वेयर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस इन द टैक्सेबल टेरिटरी। अब यहाँ पे बता रखा है कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे होता है ना कि इंडिया से बाहर बैठ के कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया में ऑपरेट कर रहा है या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बैठ के कर रहा है, तो वहाँ पे इस सिचुएशन में कौन व्यक्ति जो है वो लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए? तो जो भी व्यक्ति इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने ऑपरेटर ने अपॉइंट कर रखा होगा कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पे हमारा टैक्स पे करेगा, तो वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर मान लो कि उसकी कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की स्टेट के अंदर, तो वहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा? एक व्यक्ति अपॉइंट करना पड़ेगा इस बिहाफ पे कि आप जो है अपॉइंट हो जाओ और आपको यहाँ पे टैक्स पे करना है। अब जो नोटिफिकेशन निकाली थी गवर्नमेंट ने इस रिगार्डिंग, नोटिफिकेशन नंबर 17 निकाली थी 2017 के अंदर, जहाँ पे बताया था कि ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स को जो ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना है। तो कौन कौन सा? अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस दे रहा है, यानी कि जैसे आपके ओला ओबर के एग्जांपल आ गए, ओला उबर जितने होते हैं, जैसे रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल की, ये रैपिडो वगैरह जितने हो गए, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ रिवर्स चार्ज बेसिस पे होता है। देन अगर कोई सर्विसेज दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की, ओयो जैसे आपका हो गया, जिसके अंदर होटल्स, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लब्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ये सारी सर्विसेज दे रहा है तो उसको भी रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। देन अगर कोई हाउस कीपिंग की सर्विसेज दे रहा है, जैसे कि प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, जैसे आपका इसके अंदर एग्जाम्पल आ सकता है, वो कौन सा आता है,
अरे वो जो अर्बन क्लैप करके जो आता है, इस तरीके की जो सर्विसेज दे रहे हैं वो सारी भी आपकी रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पेबल होगा। तो ये आपके सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर बता रखा है। तो सेक्शन 9 जो आपका कंप्लीट हो गया, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5। आई होप आपको क्लियर हो। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझ आ जाए। बट इतना भी जितना हमने समझा इससे भी आपको समझ आ गया होगा। सेक्शन 9 जो है CGST एक्ट का, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सेक्शन 9 क्या बोलना चाहता है, कि किस तरीके से हमें लेवी करना होता है टैक्स। देन सेक्शन 10 के अंदर हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम आती है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। एक न्यू कॉम्पोजिशन स्कीम आई थी और एक कॉम्पोजिशन स्कीम है जो पर्टिकुलरली सेक्शन 10 के अंदर आती है। तो उन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर समझ लेंगे। आई होप आपको ये जो सेक्शन 9 है वो अच्छे से समझ आया। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आपको पता है कि क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।